We start, Hina ji, because it will be recorded and will be shared with the support group if you're okay. Yes, I can do this today, but next time if we are having a meeting, it will be nice if we have some audience also. Yeah, 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 But yeah. ठीक है, I can go ahead. Yeah. So just to brief you, like this support group is having patients with brain tumor, gliomas, glioblastomas, all sort of people, and they are in multiple phases of their journey. Some have been operated, some has been going through chemotherapy, some had been on follow ups. So a lot of I would say Hmm. mixed cohort is there. So generally, you know it all. In brain cancer, there is a lot of instability. There is a lot of insecurity. There is a lot of ambiguity rather, and people don't know. Like nobody knows what is going to happen and how do I handle it, because this journey compared to breast cancer and other cancers is very very different, and it's very Hmm. aggressive. It impacts our lives terribly. Right from the quality of life to the survival and everything. जी, So yes. that is But, the background, and people would have their questions online, offline, both. hmm. It's very difficult to cope with this thing. So how do we kind of mentally, emotionally, especially for the caregivers, because it is very overwhelming for them. Hmm. एक घर में अगर किसी को बुखार ही हो जाता, वायरल ही हो जाता, तो पूरा घर जो है वो परेशान हो जाता है, सब कुछ रुक Hmm. रुक सा जाता है। Right. और स्पेशली जैसे कोई मतलब जो पिलर होता है घर का, माँ या बाप या जो भी व्यक्ति है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनसे रिलेटेड सारी चीजें जो है एम्बिग्यूटी में चली जाती हैं। तो ऐसे में कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, स्ट्रेस को और इमोशनल वेलबींग को कैसे हैंडल करना चाहिए, बिकॉज आई Hmm. अज्यूम दैट देयर इज नो fixed formula for that, but if you can share some of the tips, some of the or rather if you can help us understand how to define it, how to Yes. understand it, and then how do we kind of deal with it. Absolutely. So, ठीक है, I have prepared a presentation. So, उसके through, I mean, language will be Hindi only, that I will keep it for patient understanding. तो बस जी, let me know if you can see my screen. ठीक है, मैं share कर रही हूँ. Is या it आई कैन सी, visible? वी कैन सी। एंड Okay. मीनवाइल अगर आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फेलो पेशेंट्स हैं और केयर गिवर्स हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डॉक्टर हिना विल एड्रेस देम ऑल। जी. जी, Thank you, Vivek ji. So, should I start? प्लीज प्लीज। Yes. Okay. So, जो भी सारे पेशेंट्स केयर गिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई नो आप लोग ज्वाइन करेंगे हमको रिकॉर्डिंग के थ्रू भी. सो आज का टॉपिक ब्रेन कैंसर और उसके द्वारा जो हमारे मानसिक प्रॉब्लम्स होती है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक इमोशनल, हमारे कॉग्निटिव और जो सामाजिक तौर पे कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में. जी. सो बेसिकली पहले समझना पड़ेगा हमको कि ब्रेन कैंसर क्या है. एंड ये एक, जैसे कैंसर की गांठ होती है वैसे एक सेल होता है जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसकी हमारे पेट के अंदर. एंड ये अगर प्राइमरी स्टेज पे हुआ तो यानी कि ब्रेन में स्टार्ट हुआ है ना. लेकिन कई बार हमारी जो कैंसर है वो फैलता है शरीर में, तो उसको मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं, जो कि हो सकता है कि किसी और कैंसर के प्राइमरी सेक्शन से ग्रो होकर के हमारे ब्रेन में आया है ना. तो ये जब बढ़ता है तो ब्रेन को अफेक्ट करता है ऑफ कोर्स. एंड हम आगे डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमको इम्पैक्ट कर सकता है साइकोलॉजिकल तौर पे, एंड बाकी जो इश्यूज आ सकते हैं इसके थ्रू. तो अब प्राइमरी टिश्यू तो हमने, प्राइमरी ट्यूमर्स तो हमने समझ ही लिया है कि क्या होता है, कि ब्रेन के किसी टिश्यू में गांठ हो जाती है तो उसको हम प्राइमरी ट्यूमर ब्रेन का बोलेंगे. एंड लंग्स, ब्रेस्ट या कोई भी जो अंग में कैंसर होता है और उसमें से फैल के ब्रेन में हुआ तो मेटास्टेटिक बोलेंगे.
अब बात यह है कि दोनों ही प्रकार यानी प्राइमरी और मेटास्टेटिक दोनों ही टाइप के जो कैंसर हैं हमको शारीरिक तौर पे भी इम्पैक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमको वो साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक तौर पे भी अफेक्ट करते हैं। अब इससे कैसे पहचाना जा सकता है? वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन और किसी को भी अगर जानकारी लेनी हो इससे, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होते हैं, मिर्गी आना, है ना? ये एक साइन है कि आपको ब्रेन कैंसर के इश्यूज हो सकते हैं। बट कई बार नॉर्मल सर दर्द से भी लोग डर जाते हैं, तो वो नहीं करना है। फ्रीक्वेंटली अगर वो दवा लेने पे भी कम नहीं हो, तो वो हमको समझना है। कई बार बहुत कमजोरी फील होती है हमें और दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। कोई चीज भूल जाते हैं, याद नहीं रह रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सिम्टम्स हैं, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जो आदतें हैं, फंक्शनिंग है, उस पे परिणाम कर रहा है। अब एग्जैक्टली exactly होता क्या है? ओके, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्यों होते हैं? अब जैसे ब्रेन में सारी नसें जुड़ी हुई है, और जो दिमाग के अंदर हमारा ये भेजा जिसको बोलते हैं ब्रेन, है ना? वो बहुत सारे नसों के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का। साथ ही साथ कुछ ट्रीटमेंट्स जब हम लेते हैं, आप में से किन्हीं लोगों ने लिया होगा, सर्जरी हुई होगी, किसी का ट्यूमर निकाला होगा, किसी को रेडिएशन भी लगी होगी, किसी को कीमो भी लेना पड़ा होगा, कुछ कुछ लोग सारे ही ट्रीटमेंट अंडरगो किए होंगे, किसी ने एक या दो भी किया होगा। लेकिन इसके साथ में जो दवाइयां हम लेते हैं, डॉक्टर हमें देते हैं, वो भी हमको इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो इन सारे ट्रीटमेंटों के कारण भी मानसिक दिक्कतें आ सकती हैं, जिसे हम साइकोलॉजिकल इश्यूज बोलते हैं। अब इमोशनल यानी जो हमारी भावनाएं हैं, उसमें बहुत ज्यादा परिणाम हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, वापस तो नहीं आ जाएगी बीमारी, कहीं पे मैं किसी के भरोसे तो नहीं अपनी जिंदगी काटूंगा या काटूंगी, है ना? ये बहुत सारी चिंताएं भी हमको होने लगती है, ये भी एक हमारे ट्रीटमेंट के कारण हमको दिक्कत आती है। ओके, तो इसमें हमें समझना क्या है, हमको ध्यान देना है कि जब ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसके साथ में बहुत सारा इमोशनल स्ट्रेस आएगा, है ना? बहुत नॉर्मल सी जिंदगी नहीं रहेगी, थोड़ा सा अलग हमको चलना पड़ेगा हमारे लाइफ में। अब डायरेक्ट इफेक्ट यही है कि जैसे नस दबेगी, तो कहीं ना कहीं पे हमारी भावनाओं पे, हमारे फिजिकल सेंस में, ओवरऑल हम कैसे चल रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा परिणाम आ सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में हमने कवर कर लिया है। अब मानसिक परेशानियां बहुत तरह की होती है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसा हमारा ब्रेन एकदम कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो उसकी दिक्कतें भी और भी कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज जो ब्रेन कैंसर पेशेंट्स में बहुत कॉमन तरीके से पाए गए हैं, वो है बहुत ज्यादा घबराहट होना, डर लगना, क्या होगा हमें नहीं पता, इसकी चिंता बहुत ज्यादा जब होने लगती है, अनसर्टेनिटी, अगले क्षण क्या होगा हमको पता नहीं। चलने पे भी कुछ पेशेंट्स डरते हैं ट्रीटमेंट के बाद में, है ना? तो उस तरह की घबराहट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल इशू। डिप्रेशन, बहुत ज्यादा उदास फील करना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन को खुशी नहीं लगती है, बहुत अकेला अकेला सा रहना लग जाते हैं हमारे पेशेंट जन, है ना? तो वो भी एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इशू कहलाता है, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन। ब्रेन पे इफेक्ट हुआ है, तो बिल्कुल हमारी नसों पे परिणाम हो रहा है, क्योंकि जो ट्यूमर है, ट्यूमर का जो साइज है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नस को दबाव दे रहा है। तो जब वो नसें दबती है, तो उसमें से कुछ जो नसें हैं हमारी, उनका काम होता है हमारा मेमोरी, यानी कि हमको कितना कौन सा चीजें याद रह रही है, कितना हम ध्यान दे रहे हैं,
उसके अंदर भी बदलाव आ सकते हैं। ओके, तो होता है कई सारे पेशेंट्स, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी मैंने ब्रेन कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं उनमें ध्यान देने की क्षमता या पीछे 2 दिन पहले क्या हमारे साथ हुआ वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, बस समझने की कोशिश करनी है कि क्या हो रहा है। आगे हम जानेंगे कि हमको इसे कैसे टैकल करना है। ओके, कैसे हमको इसे फेस करना है। अब शरीर में जो हमारे बदलाव होते हैं, हमारी ट्रीटमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं पे हमें बहुत दुख पहुंचाता है। किसी को भी ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, बराबर। लेकिन इस दुख का हम क्या करें? ये जो घबराहट है, हमारे फ्यूचर में क्या होगा, इसकी जो परेशानी है वो तो खत्म नहीं होगी, लेकिन उसको डील करने का तरीका हमें समझना होगा। ओके, तो बहुत सारा ऐसा होता है ना कि कोई स्टूडेंट है, उसके ट्यूमर निकल गया या कोई ऐसे परेशानी हो रही है जिसका हमें ट्रीटमेंट लेना जरूरी पड़ रहा है। बट आप उस समय पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस उसी की चिंता में बैठना है। हमें आगे बढ़ने की क्षमता बनानी है हमारी, है ना। एंड कैसे हम इससे उभर कर बाहर आए वो भी सोचना बहुत जरूरी है। अब पकड़ते हैं एंजाइटी के बारे में और डिप्रेशन के बारे में। ये वाले वर्ड है ना आजकल बहुत एकदम ऐसे लूज तरीके से लोग यूज करते हैं, जबकि इसका असर बहुत स्ट्रांग होता है। एंजाइटी या घबराहट महसूस होना, ये कई बार होता है, कॉमनली बाकी कैंसर पेशेंट्स में भी दिखाई देता है, बट ब्रेन कैंसर पेशेंट्स के केस में जैसे बार बार स्कैन होता है ना, आपको एमआरआई करना है, फुल बॉडी करना है या कोई और प्रकार की स्कैनिंग करनी है, तो मशीन में जाने से डर लगता है, सीटी स्कैन करने से डर लगता है, क्योंकि मशीन के अंदर भी बहुत सारी आवाजें आती है ना। तो हमको कांस्टेंट चिंता और घबराहट रहती है कि कहीं ये वापस तो नहीं आ जाएगा। अब टेस्ट करा रहे हैं फिर क्या निकलेगा, तो वो घबराहट कभी खत्म नहीं होती है हमारे पेशेंट्स में, है ना। और क्योंकि ये घबराहट और ये चिंता चले जा रही है ना बैकग्राउंड में, तो नींद पूरी गड़बड़ हो जाती है। नींद, सुकून की, चैन की नींद तो आती ही नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट की इंटरेक्शन में। बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता करना, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मैं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है ना। ट्रीटमेंट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये भी हमको तकलीफ देता है दिमाग में। अम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है ना। फ्यूचर आप देख नहीं सकते, है ना, और आगे का कुछ पता है नहीं, तो बस क्या कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। और ये ब्रेन को बहुत अच्छे से आता है कि जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है उसका हमको घबराहट पहले क्रिएट करना है। और कई बार ये घबराहट एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है, आप भी ध्यान रखिए कभी ऐसा महसूस हो या किसी को आप देखें जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, है ना। ओपीडी में पेशेंट केयर गिवर साथ में मिलते हैं, बात करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता में है, बहुत ज्यादा घबराहट, इतनी घबराहट हो रही है ना कि डर के मारे शायद मैं अपने आप को कुछ कर लूं ताकि मेरा ये दिमाग सोचना बंद कर दे ये सारी चीजें। बहुत कुछ ऐसा परेशानी महसूस करते हैं कि बस कहीं पे हम चले जाए, किसी के भी टच में नहीं रहे एंड हम अपने आप को गायब कर लें। ऐसी ऐसी बातें भी पेशेंट्स हमारे बोलते हुए सुनाई हमने एक्सपीरियंस किया है। और इसी के साथ चलते हुए डिप्रेशन, जो उदासीनता हम जिसे बोलते हैं, एंड ऐसा नहीं कि हमारा पर्स खो गया हम चिंता में है, नहीं। उदासीनता ऐसे कि हम बस हैं, बेड पे लेटे हैं, खाना खा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, बस किसी से बात नहीं करना है। बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन जो हम बोलेंगे, उसमें कुछ भी मन को भाता नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई 10 साल पुराना साथी भी आपको आके मिलेगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। घर से बाहर भी निकलना बंद कर देते हैं कई सारे पेशेंट्स, ठीक है, कि कैसे दिख रहे हैं। सर्जरी हो रही है तो अपना बॉडी में कैसे मार्क्स आ गए हैं सर पे, बाल उस सेक्शन में आते नहीं है, है ना।
तो ये सारी जो इश्यूज है, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसा दिखूंगा सामने वाले को, वो मुझे किस नजर से पहचान रहे हैं, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, ये सारी बातों से सोच सोच के हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हैं, है ना। और इससे होता यह है कि अगर आप अच्छे खासे चल फिर पा रहे हैं, फिर भी आप वो नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका मन ही नहीं करता है। हम बहुत बार सुनते हैं ना लोगों को कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये इसका एक सिग्नल है। एंड इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझने का नजरिया ये रखना है कि जैसे अगर कोई बिल्कुल ही नहीं शेयर कर रहा है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से सुसाइड कैसे करना है वो उनके दिमाग में आने लग जाता है, विच इज रॉन्ग। कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जो आज की तारीख में ट्रीटमेंट में ही उसको कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप कभी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आप अपने डॉक्टर से बात करें, अपने हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट से बात करें जो आपको इसके तरफ थोड़ा सा निर्देशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड सही तरीके से इसको कंट्रोल में लाना है, बहुत ज्यादा चिंता को लेके नहीं बैठना है कि कोई देखेगा मुझे पहचानेगा फिर बताएगा, अपने आप जानना है कि मैं इससे ऊपर कैसे आना है, ठीक है। कॉग्निटिव चेंजेस यानी कि हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, हम किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, है ना, हमारे मानसिक तौर पे। तो जैसे स्टार्ट में बताया कि दबाव के कारण, ट्यूमर के कारण हम थोड़ा सा मेमोरी लॉस या हम कैसे ध्यान दे रहे हैं उस पर अफेक्ट करता है, बराबर। तो क्या होता है कि हमारी रोज की जो चीजें हैं हम भूल जाते हैं। जैसे अगर कोई मेरे पेशेंट ट्रीटमेंट कवर हो गया है उनका, लेकिन बाद में रिकवरी में है, बट फिर भी भूल जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, है ना, आप एकदम नॉर्मल लाइफ चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने अभी किसी को क्या बोला आप भूल गए, आपका ट्रीटमेंट कब अगला फॉलोअप है वो आपको याद नहीं। तो ये भी एक थोड़ा परेशान हमको कर सकता है, लेकिन इसको आसान करने के लिए भी कई तरीके हैं। तो हम उसको आगे थोड़ा जानेंगे कि एग्जैक्टली कैसे टैकल करना है। एंड अम, कई बार हम दिमाग में जो चल रहा है वो गड़बड़ी के कारण हमारे शब्द नहीं निकलते हैं या हम बराबर से बात भी नहीं कर पाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है इतना स्ट्रांग हो सकता है। अगर नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखें कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत से डॉक्टर की सलाह करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अभी जैसे इसके रिलेटेड कुछ सुझाव है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। जैसे अगर आपका कोई काम है ना, एंड आप लाइफ अपना नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ याद रखना है और आपको नहीं रख पा रहे हैं, तो साथ में एक छोटी डायरी रखिए। कई बार मैं मेरे सारे ही पेशेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि अगर मेमोरी अच्छी नहीं है, साथ में एक डायरी रखिए, डायरी पे लिख के रखिए कब कौन सा डेट है, कौन सी चीज कौन सा समय पे करना है, दवाई खानी होती है वो भी हम भूल जाते हैं, तो फोन है, फोन पे रिमाइंडर डाल सकते हैं, है ना। कई बार होता है कि क्योंकि दिमाग में इतने चेंजेस हमारे चल रहे हैं, ट्रीटमेंट के कारण असर हो रहा है, तो हम फटाफट कई बार बोलते हैं तो हमें भी नहीं मालूम पड़ता है कि हमारे मुंह से कौन से शब्द निकल रहे हैं, एंड ऐसा होता है। अभी हो सकता है आप में से किसी को ना हो, बट मैंने देखा है कई बार पेशेंट का जो स्पीच है वो भी एकदम रैपिड हो जाता है, फट 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 बोलने लगता है, खुद को समझ में नहीं आता है। तो धीरे से बात करें, एक शब्द एक समय पर निकालें, सोच समझ के बात करें, थोड़ा सा आराम से अपने आप को समय देकर के अपनी रोजमर्रा जिंदगी निकालनी है, क्योंकि हड़बड़ी के कारण थोड़ा कुछ गड़बड़ हो सकता है। एंड आगे और समझेंगे हम कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी कैसे ये अफेक्ट करता है, ठीक है? अब ये सारी चीजें बोली है तो ऑब्वियस सी बात है कि चिड़चिड़ापन होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है,
बहुत हम थोड़ा सा इम्पेशेंट, यानी कि कोई जैसे अगर पानी बोला किसी को लाने के लिए हमने घर में, एंड उन्होंने नहीं सुना, तो बहुत हम ऐसे गुस्सा आ जाता है कि मेरी बात अभी सुनना चाहिए, बहुत एकदम अभी करना है मुझे, आपकी बात पहले सुनी है, ऐसा सब भी महसूस हो सकता है। अब यहाँ जाना है, वहां चलना है, चलने फिरने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना, कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, वो भी हमें पहचानने में दिक्कत आ सकती है। तो ना कि जस्ट हमारे पर्सनालिटी में, बट हमारे वार व्यवहार में भी बदलाव आ सकते हैं। ओके, कई बार ऐसा भी देखा गया है एक्सपीरियंस में हमारे, कि अगर सामने कोई रो रहा है, तो जो पेशेंट है हमारे, इस ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, इस परेशानी से जा रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि कुछ उनको फर्क पड़े, बट उनकी जो अंदर की नसें हैं, वो इस तरीके के बदलाव से जा रही है कि वो उन्हें वो फील नहीं करने दे रहा है ना। वो एक फिजियोलॉजिकल इशू भी है और साइकोलॉजिकल इशू भी है ना। अब कई बार होता है कि हम मन में बहुत सारी चीजें दबा के रखते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं क्या करना है, अचानक से एकदम वो बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। तो उसका कंट्रोल नहीं है उसके पास में, पेशेंट के पास में, कि कैसे मैं अपनी मन की भावनाओं को संभाल के रखूं, सामने वाले को कैसा फील होगा, ये वो समझ नहीं पाते हैं। तो कई बार इमोशनल आउटबर्स्ट, यानी कि एक्सट्रीम गुस्सा यूजुअली एक तरीका होता है जानने का, तो वो थोड़ा सा उनके कंट्रोल के बाहर हो जाता है, अपना आपा खो देना जिसे बोलते हैं। अब इनके लिए अपने को बहुत सहनशीलता से साथ में काम लेना है। अगर सामने वाला अपना आपा खो दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम केयर गिवर है तो हम भी अपना गुस्सा छोड़, मतलब कंट्रोल के बाहर जाने दें। अब हमने पीछे एक सेशन किया था ग्रीफ एंड आइडेंटिटी वगैरह के बारे में, ग्रीफ के बारे में ज्यादा किया था। बेसिकली जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला कि अगर आपकी सर्जरी हो रही है, आपके सर पे अगर मार्क वगैरह आ गया है, उस सेक्शन के बाल नहीं आते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा दिखने लगता है अपना जो ये स्कल है ना, फिजिकल चेंजेस बहुत आते हैं। तो ये एक ग्रीफ करने जैसी बात है, एक लॉस है हमारा, क्योंकि वो अब जो हमारा सर है वो पहले जैसा नहीं दिख रहा है, एग्जाम्पल की बात है, या मैं पहले जैसी नहीं हूँ, या मैं पहले जैसा नहीं हूँ। ये बहुत अंदर ही अंदर हमें खाता है। एंड थोड़े समय के लिए हम किसी के भरोसे हमको रहना पड़ता है, किसी के साथ में हमको सपोर्ट लेकर के सारी चीजें करनी पड़ती है, कि जैसे पहले मैं अभी जैसे हूँ एकदम स्वावलंबी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब अपने आप कर सकती हूँ। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो आपको किसी के भरोसे होना पड़ता है ना। तो ये भी एक दुख अपने आप में आपको खाने लगता है कि मैं खुद से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, है ना, कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, स्पेशली इन ब्रेन कैंसर वगैरह के केसेस में, कि मैं ढंग से सीधा चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे बार बार किसी की सहायता लगती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे लाइफ में क्या होगा, ये सारी परेशान करने जैसी बातें हमको सताने लगती है। लेकिन इसको हमें एज अ नेगेटिव पॉइंट ना लेकर के, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, अगर ये थोड़े समय की बात है तो ये अलग कंडीशन हो जाता है। बट अगर ये बार बार आपको महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं क्यों पहले जैसे नहीं हो सकती, एंड बस वो अपने ही इसमें दुख में रहते हैं इंसान, तो उन्हें हमें इससे बाहर लाना है। इसे हमें करना है कि उनकी मन की बातों को बाहर लाना है। एक स्पेशलिस्ट के पास में, एक साइकोलॉजिस्ट के पास में हमें बात करनी है। और जैसे आपका ये सपोर्ट ग्रुप का मीटिंग है, तो वैसे प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी मन की बात रखनी है, ताकि आप जैसा भी कोई और है जिसे महसूस हो रही है परेशानी और दुख, तो जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो थोड़ा मन को वो हल्का फील कराता है ना।
एंड लाइफ को एक नए नजरिए से हमें देखना है। हाँ, आप शायद सेम पर्सन नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ अभी थोड़े अलग रूप से चल रही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। अब पेशेंट की तो चैलेंजेस हमने समझ ली, जो ब्रेन कैंसर से गुजरते हैं। बट कई बार जो पेशेंट के पास में है, उन्हें क्या परेशानी होती है, फैमिली को क्या तकलीफ हो सकती है ना। तो जो पेशेंट के साथ में पूरा टाइम है, जिनके साथ में आना जाना, ट्रीटमेंट को उसका ध्यान रखना, दवाई गोली देना, तो बार बार उनका केयर करके करके है ना, वो एक चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। वो परेशान हो जाते हैं कि बस मैं पूरा टाइम यही कर रहा हूँ। वो भी थक जाते हैं, है ना। और उन्हें भी चिंता होने लगती है, उनकी भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, उनकी नींद की दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि रात को उठना है, पेशेंट को कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ चीज की जरूरत है। तो वो ये सारी चीजें कर करके बहुत परेशान होके अपने आप को भी नजरअंदाज करने लगते हैं। अब फैमिली के तौर पे अगर हम देखें, ट्रीटमेंट आसान नहीं है आज के तारीख में। बहुत सारा हमको फाइनेंशियल उसमें डालना पड़ता है, हमारा है ना एनर्जी। और सही मामले में जो मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, ऐसा एक सबसे बड़ा तनाव रहा है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट में, भले ही वो ब्रेन कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर। तो एक ट्रीटमेंट का खर्चा ये एक बोझ बनने लगता है। और फैमिली के अंदर जैसे अगर आप डिसीजन मेकर है ना, तो आपको अगर कैंसर हो गया, तो पत्नी को कमाई भी देखनी है, बच्चे अब बच्चे नहीं रह करके उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीजें भी हमें तकलीफ देती है। अब कोई परिवार का कोई फंक्शन है, वहां पे हम एकदम खुशी से नहीं जा पाते, हमें अकेला महसूस होता है, कोई हमारा कैंसर के बारे में जानेगा तो क्या सोचेगा। आपस में पति पत्नी के भी जो रिश्ते हैं, वो भी बदलने लगते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें ये एक डिफिकल्ट टाइम आपको दे सकता है। पर इसको भी डील करने का एक तरीका है ना, कि अगर आपके घर में एक जन पेशेंट का कॉन्स्टेंटली ध्यान दे रहे हैं, तो किसी और को बुलाइए कि थोड़ी देर आप इनकी मदद करें, मैं तब तक शायद आराम कर लूं, मैं शायद ये चीजें कर लूं। और कई बार ऐसा लगता है ना कि मैं पेशेंट का ध्यान नहीं रखूंगी या रखूंगा, तो मैं बुरी या बुरा बन जाऊंगा। ठीक है, बट आप बुरे नहीं बन रहे हो, आपको भी अपने शरीर का ख्याल रखना है। अगर आप अच्छे हैं तो आपका पेशेंट अच्छा है। तो अगर मौका मिलता है तो प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली को टाइम दीजिए, आप किसी चाची को बुला लो, आप उन्हें बता दो कि हाँ इनका ध्यान ऐसे करना है ना। ये कुछ एग्जाम्पल है कि आप कैसे अपने फैमिली को और अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप फ्रेश नहीं रहेंगे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तो आप अपने पेशेंट का ध्यान नहीं रख पाएंगे। वो बहुत जरूरी है। और कई लोग लास्ट दम तलक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाए ना खुद, तब तलक वो करते रहते हैं। मैं मेरे काउंसलिंग के टाइम पे हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको भी बाजू की खटिया पे सोना है, तो प्लीज आप करते रहिए। पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंट के साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमको क्या समझना है कि अगर जैसे पेशेंट बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक चीज को एक ही बार बोलना है। बहुत सारी चीजें, दवाई भी ले लो, खाना भी खा लो, सोना है, डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, खाना खाना है, आप खाना खा लो, थोड़ी देर बाद में ये दवाई लेनी है। तो एक चीज एक समय पे सिंपल सरल भाषा में बात करना है। बहुत सारा कुछ अगर आप एक साथ बोलेंगे तो उनको ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना दिमाग में। तो धीरे धीरे एक एक चीज को बोलना है। कई बार आप अगर लिख देते हैं, है ना, कि ये दवाई इस समय पे लेनी है, ये तारीख पे ये अपॉइंटमेंट है ना। जैसे हमारे कई घरों में दूध का हिसाब कैलेंडर पे लिखा जाता है, तो वैसे आप कैलेंडर जैसा एक सिस्टम यूज करें, जहाँ पे आप सिंपल तरीके से बता दें
कि ये कब और कैसे करना है। तो कई बार अगर आप घर पे नहीं है तो भी वो अपना काम खुद कर सकते हैं, है ना। एंड काफी अच्छे से काम चलता है इसके कारण। अम, अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा बदलाव है बिहेवियर में, बहुत गुस्सा है, बहुत अकेला रह रहे हैं आपके पेशेंट, तो आपको देर नहीं करनी है। आपको इमीडिएटली अपने पास में जो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं या कोई साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं, तो उनसे आपको बात करनी है। एंड कैसे आपको उनका वो मूड चेंज करना है, उनकी भावनाओं को बदलना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दिखता नहीं है बट उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं जिसको आपको समझ करके आगे डील करना है। ठीक है। एंड ये आखिरी स्लाइड है हमारा आज के प्रेजेंटेशन का। सो जो ब्रेन कैंसर है वो हमारे मन को, हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है, सिर्फ ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता है। सारी चीजें इम्पैक्ट होती है हमारे ट्रीटमेंट के दौरान और बीमारी के डायग्नोसिस में। एंड कई बार जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वो न्यूरोलॉजिकल होता है, यानी कि ब्रेन के बनावट में इन्वॉल्व होता है। एंड वो अफेक्ट कर सकता है ट्यूमर के कारण या ट्रीटमेंट के कारण। ठीक है। जितना जल्दी आप पेशेंट को पहचाने कि ये तो नॉर्मल नहीं लग रहे हैं या ये इनका तरीका रोज जैसा नहीं है, तो आपको उसको थोड़ा सा डॉक्टर के नजर में लाना है। एंड तुरंत एक रेफरल आपको साइकोलॉजिस्ट से करके बात करनी है। क्योंकि सही समय पे अगर आप सिम्टम्स पहचानेंगे या ये परेशानी इनका लग रहा है, जो मानसिक तौर पर दिक्कत उनको दे रही है, उसे अपने को सुझाना है। ठीक है। फैमिलीज को भी जरूरत है और हमें केयर गिवर को भी जरूरत है कि अच्छे से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बन के चल के अपने आप को, अपने पेशेंट को, सबको हमें ठीक करना है। सिर्फ बीमारी को नहीं हमें ठीक करना है, जो ओवरऑल हमारी दिक्कत है उसे कैसे हम बाहर आ सके या कैसा इसमें हम बेहतर बन सके, उसे हमें वर्क करना है। और एक लाइन जो यहाँ पे लिखा है मैंने, जो ब्रेन कैंसर है वो सिर्फ एक ट्यूमर नहीं है, उसी को सिर्फ ठीक नहीं करना है, उसके अलावा हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो ये पेशेंट है, उसे ठीक करना है। उसके पीछे का जो इंसान है, ट्यूमर तो एक अभी आया है ना, बट है तो आपका भाई बहन पति पत्नी, जो भी आपका रिश्ता है पेशेंट के साथ में। तो हमको उसको ट्रीटमेंट ट्यूमर को ही नहीं बट उन्हें भी ठीक करना है, क्योंकि वो ट्यूमर तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपको उन्हें भी बचाना है। उन्हें आपने सही तरीके से सारा कुछ सपोर्ट दे करके वापस नॉर्मल लाइन में लाना है ना। तो यही मैं एंड करूंगी आज यहाँ पे। एंड ओवरऑल आई होप आपको कुछ भी अगर दिक्कत आए, कुछ समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप रीच आउट कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं। बट बेसिक बात यही है कि अपने डॉक्टर से बात करें और इसके बारे में शेयर करें। थैंक यू सो मच हिना जी, इट इज वेरी हेल्पफुल। मेरे दो सवाल हैं, क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बातें जो है मेरी अक्सर होती हैं पेशेंट से और उनके केयर गिवर से। और कई बार लोग मतलब स्पेशली ऐसे फोरम्स में बात नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पहली चीज तो प्राइवेसी नहीं होती है, लाइक वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर एंड राइट। हम एक दूसरे को जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें हमें हमारे सवाल के द्वारा कोई जज करे, जी। या हम गिल्ट में आए या सामने वाला व्यक्ति जो है वो गिल्ट में आए। हम्म। तो दो चीजें हैं। एक पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बड़ी हम्म। डिग्निटी के साथ जी रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा कोई भी काम कर रहे हैं, हम बड़ी डिग्निटी के साथ में जी रहे हैं। हम्म। बीमारी होती है, हम शुरू में बहुत उत्साहित होते हैं, नॉट उत्साहित बट हम अपने आप को संभालते हैं, अपने आप हम्म। को उठा के चलते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, मैं कर लेगी। और हम्म। होता भी है। लेकिन हम्म। ब्रेन ट्यूमर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है और इसके वापस हम्म। आने के चांसेस बहुत होते हैं। राइट। तो एक वही व्यक्ति
बीमारी के आने से पहले एक बहुत डिग्निफाइड महिला या पुरुष हुआ करते थे। उसके बाद फिर बड़ी हिम्मत से उन्होंने जो है सारी चीजें संभाली। उसके बाद फिर रिकरेंस हुआ या कोई भी तरह की चीजें हुई, या ट्रीटमेंट काम करना बंद कर दिया, या जो भी है। और उस समय ऐसा होता है कि शरीर और मन दोनों बहुत कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ ये देखती है कि एक तो हमें गिल्ट होता है कि यार मेरी वजह से जो है मेरे पूरे परिवार की ऐसी हालत हो रखी है। दूसरा, जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमें ना बेचारगी की निगाह से देखते हैं, अरे बेचारा, अरे बेचारी। और भले ही जो भी कंडीशन हो, वो जो मतलब किसी का जो दुर्व्यवहार शायद हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि अभी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि हम शादी वगैरह में जाते हैं, शादी में हम गए, किसी ने कुछ मतलब सांकेतिक भाषा में भी अगर उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा बिहेव नहीं किया, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि देखो जरा, आज ये ऐसे हो गए हैं, आज कल तक हमारे आगे पीछे डोलते थे और आज ऐसा हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम कैसे हैंडल करें? क्योंकि अपने आप पे फोकस रखना ठीक है, अच्छी बात है और थोड़ा संभव भी है। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं और समाज में इतने सारे तरह के लोग आते हैं और इतनी सारी तरह की व्यथाएं होती हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल, कैसे कैसे डिसोसिएट करें इन चीजों को? जी, सो आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, बहुत प्रैक्टिकल है। एंड होता है कि समाज में हमको जाना है तो बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। बट इसका वही है एक चीज की, हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझनी है दैट उन्हें जानकारी नहीं है कि आप किस चीजों से गुजर रहे हैं, ठीक है। एंड जागरूकता है वो एक, ऑफ कोर्स काम चल रहा है साइड बाय साइड हमारे सोसाइटी में अभी। एंड अभी तो काफी ज्यादा अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है इस पे। बट अगर जैसे आप किसी से मिले और उन्हें अगर नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या है, एंड जैसे वो सिंपथी देने वाली नजर से लोग देते हैं ना बेचारगी से, तो आपको ये समझना है कि ये ना समझ है। एंड आपको मालूम है ट्रीटमेंट आपका क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं, आप एक जरिया बन सकते हैं कि उन्हें आप बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली होता है इसमें, ताकि वो बेचारगी के जगह पे उन्हें और सहानुभूति और एम्पैथी जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी फील कर सके कि ये क्या होता है एग्जैक्टली। ओके। एंड और एक चीज है कि अगर आप एक पेशेंट है या आप एक एनजीओ है, तो मोर एंड मोर कम्युनिटी में कैसे इसको अवेयरनेस के तौर पे लाना है, ताकि वो किसी और को बेचारगी के नजर से ना देखे, है ना। तो दी बेस इज आई थिंक ना, जितना हम अवेयरनेस पे काम करेंगे तो शायद ये ना के बराबर हो जाएगा। तो जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह के लिए इतना लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको मालूम है कि अब ये कॉमन है। तो कुछ कुछ ऐसे हमारे कैंसर्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं पता है लोगों को, है ना। तो आई थिंक इट इज अप टू द सोशल सेक्टर टू वर्क मोर ऑन ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू पीपल। तो शायद ये नहीं होगा दोबारा से। थैंक यू हिना जी। आई थिंक आपके विश्लेषण में एक बड़ी अच्छी चीज जो निकल कर आई है, दैट इज कम्युनिटी। एंड हम्म। हमारा भी वही प्रयास रहता है कि देखिए, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें सुनेंगे, हम्म। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हमें बहुत तरीके से देखते हैं, बहुत जज करते हैं, या बहुत, जैसे अभी हिना जी ने बताया कि उनको नहीं पता है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। अच्छा, वो हम्म। उसमें ये भी है कि हम क्यों बताएं सबको कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। हम्म। बट कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप बिंदास बात कर सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड। इसलिए जी। कम्युनिटी से जुड़े रहिए और सवाल पूछिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी जैसे हमारी जो कम्युनिटी है, ब्रेन ट्यूमर की, करीब करीब 250 प्लस पेशेंट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब एक जैसे ही हैं। यहाँ पे आप बिंदास कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है। यहाँ कोई नहीं बोलेगा कि अरे अरे यार बेचारा, अरे बेचारी, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। यहाँ कोई नहीं जज करने वाला है आपको, तो बिल्कुल स्वतंत्र रहिए और हौसला ऊंचा रखिए, और मदद की जरूरत है तो मदद मांगिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। और अगर कोई सवाल है आपके तो प्लीज पूछिए। हिना जी हैं हमारे साथ, यू कैन रेज योर हैंड। जी।
सपोर्ट बिल्कुल भी लेना चाहिए, एंड कहीं पे भी आप अकेले हैं ये नहीं सोचना है, एंड अपने आप को भी मोर एंड मोर थोड़ा सा जागरूक करना है कि मैं किस तरीके से कौन सी सहायता ले सकता हूँ। जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब सिर्फ हेल्प चाहिए, बट वी नीड टू बी अ लिटिल स्पेसिफिक कि मुझे क्या चाहिए, और देन वी नीड टू आस्क फॉर इट। ओके, आई थिंक लोग अभी भी थोड़ा सा फियर ऑफ जजमेंट में हैं। बट एनीवेज, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ है या हिना जी के लिए कोई सवाल है। और जुड़े रहिए, हम और बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो भी हमारे जीवन में तकलीफें हैं हम इनको साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, क्योंकि साथ में लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच हिना कोई जी बात फॉर की बात है। योर थैंक यू। टाइम, सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू अनीता जी। थैंक यू हिमा जी।